हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट या फिर मनी मार्केट क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है और आपको अकाउंट कहाँ से खुलवाना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कुछ जहाँ पे अकाउंट आपको खुलवाना है तो कुछ अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। तो कहाँ पे अकाउंट खुलवाना है उसका भी कंपेरिजन करके हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और एनएससी बीएससी क्या होता है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये सब पहले हम समझ लेते हैं, उसके बेसिक्स समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अकाउंट कहाँ पे खोलना है, ब्रोकर्स का कंपेरिजन भी अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे हम कंपनीज़ के शेयर्स की लेन देन करते हैं, खरीद और बिक्री होता है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। अब इसको सेकेंडरी मार्केट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है वो हम कंपनी से डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम आपस में लेन देन करते हैं। और पहली बार हम तभी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनीज का आईपीओ आता है। आईपीओ क्या है? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, तभी जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप सीधे कंपनी को जाती है। उसके बाद लोग आपस में खरीदते बेचते रहते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है आखिर शेयर मार्केट की। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कोई आपकी कंपनी है, कंपनी ए है, और जब ये कंपनी बनी थी तो आपके रिलेटिव्स ने आपने पैसे लगा के कंपनी बना दिया था। लेकिन अब कंपनी को बड़ा करने के लिए और पैसे की ज़रूरत है, तो आप करेंगे क्या? आप जाएंगे बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास दिक्कत यह है कि वहाँ पे आप लोन लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि कोई कंपनी या फिर बड़ा अमाउंट को उठाना चाहती है कंपनी, कोई बहुत बड़ा जो कि बैंक से पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी कंपनी जाएगी शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगी और लोग उसके शेयर्स लेंगे। शेयर्स मतलब क्या है? हिस्सेदारी है। आप कंपनी में हिस्सेदारी मिल रही है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो इसका मतलब आपको कुछ परसेंट, जितने भी शेयर्स आपने लिए हैं उसके हिसाब से कुछ परसेंट आपको हिस्सेदारी वहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी ए है, उसको चाहिए पैसे, मान लीजिए 10,000 रुपये चाहिए। अब ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ 10,000 रुपये चाहिए। ये नंबर्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ये। तो मान लीजिए उसको 10,000 रुपये चाहिए, तो वो अपनी कंपनी जाएगी शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगी कंपनी, और यहाँ पे जो कंपनी 100 शेयर्स 100 रुपये के भाव पे इशू कर देगी, या फिर 50 शेयर 200 रुपये के भाव पे इशू कर देगी। तो इस तरीके से कुल मिला के घुमा फिरा के कंपनी के पास आ जाएंगे 10,000 रुपये। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये पैसे जो है वो कंपनी कभी वापस ही नहीं करने हैं। उन्होंने अपना स्टेक जो है बेच दिया है कुछ परसेंट, और आप लोगों ने उसको खरीद लिया है। जब कंपनी बड़ी होगी तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपके पैसे अपने आप ही बढ़ेंगे, और लोग आपस में ही इसको खरीदते बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि कंपनी को वो पैसे वापस ही कभी नहीं करने हैं। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे सेबी क्या होता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये सबसे ऊपर जो है यहाँ पे एक गवर्नमेंट की बॉडी है। जैसे जिस प्रकार से जैसे आप समझ लीजिए एग्जांपल के जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जितने भी स्ट्रीम वाली कंपनीज हैं उन पे ये नज़र रखते हैं, उनको लिए कानून बनाते हैं। जैसे आरबीआई है, आरबीआई से भी बैंक्स पर नज़र रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से सेबी है जो कि शेयर मार्केट में होने वाले लेन देन और सभी चीज़ों पर नज़र रखता है, और कोई गड़बड़ी ना हो पाए इसके लिए वहाँ पे नज़र रखता है। दोस्तों, अब आपको शेयर्स खरीदने के लिए या फिर शेयर्स बेचने के लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है डीमेट अकाउंट। आपको दोनों चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट की भी, डीमेट अकाउंट की भी। और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे खुलवाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स जैसे आप लीजिए एंजल वन है, ऑफ स्टॉक्स है, जीरोधा है, ग्रो है, तो ये सब ब्रोकर्स हैं। तो आपको इन्हीं के पास खुलवाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट आपका डीमेट अकाउंट भी खोल दिया जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाएंगे ब्रोकर के पास कि हमें जो है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना है। डीमेट अकाउंट में शेयर्स स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आप अगर शेयर्स खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो आप इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो डीमेट अकाउंट वो आपका साथ में ही बाय डिफ़ॉल्ट खोल के दे देगा। और डीमेट अकाउंट कहाँ पे खुलता है?
डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरीज में खुलता है CDSL और NSDL। हमारे यहाँ 2 डिपॉजिटरीज हमारे इंडिया में, एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो 2 ही डिपॉजिटरी हैं। अब मान लीजिए जैसे जिस ब्रोकर के यहाँ आपने अकाउंट खुलवाया है, जिस ब्रोकर के माध्यम से आपने अकाउंट खुलवाया है, वो मान लीजिए भाग भी जाता है, तो शेयर्स तो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर रहेंगे, तो ब्रोकर से तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर मान लीजिए ब्रोकर भाग भी जाता है तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं, और आप किसी और ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा के, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के आप वहाँ पे शेयर्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मेन रूप से यहाँ पे 2 ही हैं, एक CDSL एक NSDL। तो जो मेन जो मुख्य ब्रोकर्स हैं उनका तो जिसके साथ जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जिसके साथ टाइप होता है उनका, वहीं पे आपका डीमेट अकाउंट खोल दिया जाता है। जैसे एंजल वन है, एंजल बैंक का CDSL के साथ है, तो आपका अगर आप एंजल वन में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको CDSL में ही अकाउंट खुलेगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ब्रोकर्स आपको देखने को मिला, जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं के यहाँ अकाउंट खुलवाना है, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं जो कि सेबी द्वारा आप राइट हों। जो सेबी ने जिसको परमिशन दिया है डीमेट अकाउंट खोलने की, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, और जो ब्रोकर आपको सबसे अच्छा लगे वहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ब्रोकर का कंपेरिजन भी करेंगे अगले वीडियो में, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा और कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं NSE की, BSE की। NSE क्या है? NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो BSE है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे शेयर का लेन देन होता है तो बीच में एक एक्सचेंज बन जाता है, जिसको जो NSE और BSE है कि आप जहाँ पे ऑर्डर्स लगाते हैं। तो अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहले जो ये सब चीज़ें होती थी, जो खरीद फरोख्त होती थी, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पहले जो है BSE की बिल्डिंग में होती थी, जो कि दलाल स्ट्रीट पर मुंबई में स्थित है। तो वहाँ पे होती थी, लेकिन अब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर पर ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप फिर ट्रेडर हैं, तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है, और आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट उसमें लिंक करना होता है। आप जो पैसे का लेन देन करेंगे, जो शेयर्स खरीदेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप उसी अकाउंट से, जो आपका सेविंग अकाउंट है जो आपके नाम पर रजिस्टर होना चाहिए, उसी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है, हम ये समझ लेते हैं पहले। सेंसेक्स देखिए क्या होता है। सेंसेक्स मतलब BSE की में जो भी, देखिए BSE में कुल 5000 ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और NSE में 2000 ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो सेंसेक्स जो है BSE में जो भी टॉप 30 जो कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो उनका एक इंडेक्स जो है बना के एक वैल्यू दिखा दी जाती है। वैसे आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में इंडेक्स होता है, उसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों जो टॉप 30 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है BSE में, उनमें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उनके प्राइसेस में क्या अप डाउन देखने को मिले हैं, उसका एक एवरेज जो है, एक वैल्यू आपको दिखा दी जाती है उनका निकाल के। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मार्केट अप रहा कि डाउन रहा। तो इसी तरीके से जो निफ्टी होता है, उसमें NSE में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं अलग अलग सेक्टर्स की, जो टॉप कंपनीज हैं उनमें से जो 50 कंपनीज हैं, उनका एवरेज जो है निकाल के एक वैल्यू दिखा दी जाती है, और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आज मार्केट अप रहा कि डाउन रहा। तो यहाँ पे ये दोनों इंडेक्सेस होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। एक बैंक निफ्टी भी होता है, तो वहाँ भी जो है टॉप के जो बैंक्स हैं उनका जो है एवरेज निकाल कर दिखा दिया जाए, एक वैल्यू दिखा दी जाती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जो है, जो बैंक्स है, जो टॉप हमारे बैंक्स है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो वो कैसा काम किए, आज आप रहा कि डाउन रहा पूरा मार्केट, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो यही जो है होता है सेंसेक्स और निफ्टी। और जो कुछ लोग बात करते हैं कि आज सेंसेक्स इतने जो है पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी इतने पॉइंट नीचे चला गया, निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये सब इंडेक्सेस होते हैं। इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अप है या फिर डाउन है। अब क्वेश्चन ये है कि शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ऐसे घटते बढ़ते हैं कैसे, इनको डिसाइड कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट का सिंपल सा नियम है, डिमांड और सप्लाई का रूल, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिमांड और सप्लाई मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, तो उसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा नियम है, ये हर जगह लागू होता है मार्केट में। तो अब देखते हैं हर जगह लागू होता है कि जब किसी चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है, सप्लाई कम होता है, तो उसके प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज़ कर जाते हैं, अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर सप्लाई ज़्यादा होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ ज़्यादा है और उसके जो बायर्स हैं वो कम होते हैं, तो प्राइस जो है ऑलरेडी अपने आप ही डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही होती रहती हैं कि अगर बायर्स कम है फिर और सेलर्स ज़्यादा हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसको बाई करने वाले कम लोग हैं और सेल करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो है ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। और मान लीजिए कि ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग हैं और बेचने वाले कम लोग हैं, तो प्राइस अपने आप अप हो जाएगी। कई बार ये जो है कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी निर्भर करता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कहाँ प्रॉफिट है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर भी ये चीज़ें निर्भर करती हैं। और एक बात और, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, आपने डीमैट अकाउंट में उसको स्टोर कर लिए, होल्ड पे रख लिया, तो आपको उस कंपनी में कुछ परसेंट जो है हिस्सेदारी मिलती है। तो जब जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसमें से आपका जो भी परसेंटेज होगा, जब डिविडेंड मिलता है तो आपको सीधे आपके जो सेविंग अकाउंट में जो आपने लिंक करके रखा है, आप वहाँ पे आप क्रेडिट कर दिया जाता है, जो भी आपका हिस्सा होगा उसमें। तो ये भी एक चीज़ है। तो दोस्तों ये सभी थ्योरी थी और मैंने आपको IPO तो बता दिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना IPO लेकर आती है और उसमें जो शेयर्स आप बाई करते हैं, वो पहली बार जब बाई करते हैं तो वही पैसे कंपनी के पास जाते हैं। लेकिन आप इसीलिए शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि जब एक बार आप शेयर्स कंपनी ने बेच दिए और उनके पास पैसे आ गए, तो फिर लोग आपस में ही खरीदते हैं, बेचते हैं, जिससे प्राइस अप डाउन होता है। तो कंपनी का वहाँ पे कोई भी रोल ज़्यादा होता नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए इसको सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी है और कोई भी इस तरीके से तो कोई भी पैसा उठा सकता है। हाँ, तो आपकी बात सही है, कोई पैसा उठा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सेबी परमिशन लेना होता है। सेबी के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। उसमें जो होता है वहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट करती है, कहीं को आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। उसमें कितने फाउंडर्स थे आपकी कंपनी में, उसमें सब कुछ होता है, कितने फाउंडर्स थे, कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितने परसेंटेज शेयर किसके पास हैं, कौन अपना जो है पब्लिक को अपना कौन शेयर बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होती है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त भी लगता है। तो फिर आप अपनी कंपनी का जो है IPO ला सकते हैं। और उसमें ये भी आपको मेंशन करना होता है, आपको ये भी बताना होता है कि जो आप पैसे उठाने वाले हैं मार्केट से, जो आप पब्लिक से पैसे उठाने वाले हैं, उसका यूज कहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर हम कोई भी पैसे खर्च करते हैं या फिर किसी को कुछ भी देते हैं पैसे, तो हम उससे ये तो पूछते ही हैं कि वो कहाँ पे खर्च करेगा वो पैसे। तो जो कंपनी जो अपना डॉक्यूमेंट लेकर आती है, तो जब IPO उसका आता है तो उसमें सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है कि कंपनी किस तरीके से आपके पैसे खर्च करने वाली है, कहाँ पे खर्च करने वाली है, ये सब चीज़ें। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, अब वैल्यूएशन क्या है उसका एक अलग टॉपिक है। वैल्यूएशन कैसे कंपनी कैलकुलेट की जाती है, तो वो मैं अलग वीडियो में चर्चा करूँगा, वैल्यूएशन क्या होती है। तो ये थोड़ी थ्योरी थी जो आप समझ गए हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेबी क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है और कहाँ पे इसको खोला जाता है, NSE BSE क्या है, ये सब चीज़ें तो आप समझ गए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पहले हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपको डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलना चाहिए। देखिए, डीमैट अकाउंट में कुछ चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और कंपेरिजन करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको जो है अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब चीज़ें मैं दिखा दूँगा। और सेल बाई कैसे करते हैं और CDSL में किस तरीके से स्टोर होता है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब हम अगले वीडियो में ब्रोकर का कंपेरिजन करेंगे कि आपको अकाउंट कहाँ पे खुलवाना चाहिए, आपके लिए कौन सा अकाउंट सही रहेगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे खुलवाना है, ये मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।